नमस्कार, मैं हूं विदिशा और आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। नागपुर विद्यापीठ के साई सेंटर में कोचेस नियुक्ति में धांधली। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और पूर्व साई क्षेत्रीय निदेशक रूप कुमार नायडू का आरोप। वेतन और इतर मांगों को लेकर आशा वर्कर्स आक्रामक मोर्चा और आंदोलन का आयोजन। और मंत्रिमंडल की बैठक में जल्द से जल्द पेश किया जाए संशोधित इलेक्ट्रिक वाहन नीति का मसौदा, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा। आइए देखते हैं पार्थशर समाचार विस्तार से। नागपुर विद्यापीठ के साई सेंटर में कोचेस नियुक्ति में धांधली। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और पूर्व साई क्षेत्रीय निदेशक रूप कुमार नायडू का आरोप। भारतीय खेल प्राधिकरण के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक रूप कुमार नायडू, जो कुछ साल पहले आरटीएम नागपुर विश्वविद्यालय के मैदान में साई के हैंडबॉल प्रशिक्षण केंद्र को लॉन्च करने में सहायक थे, उन्हें नागपुर के 9 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को साई के हैंडबॉल प्रशिक्षण केंद्र में कोच की नौकरी के लिए खारिज करने के लिए चयन पैनल की खिंचाई की है। पार्थशर समाचार के साथ एक विशेष बातचीत में नायडू ने चयन प्रक्रिया और चयन कार्यकर्ताओं की साख पर कई सवाल उठाए। नायडू, जो पहले 40 साल से हैंडबॉल से जुड़े हैं, उन्होंने इंद्रजीत सिंह रंधावा और धीरज भास्कर जैसे खिलाड़ियों को नकारना खिलाड़ियों का बड़ा अपमान है। वे एनआईसी कोच है और कोच बनने के लिए सभी मानदंडों को पूरा किया है। चयन पैनल उन्हें इस तरह अस्वीकार नहीं कर सकता। उपायुक्ता मानदंड के बारे में नायडू ने कहा कि चयन पैनल का मुख्य काम साई को अपनी सिफारिश देना होता है, न कि कैंडिडेचर को अस्वीकार करना। पैनल ने अपरिपक्व और पूरी तरह से अव्यावसायिक तरीके से काम किया है। विश्वविद्यालय के खेल निदेशक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की उपायुक्तता तय नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी को नहीं कहते हैं तो आपके पास उसका कारण होना चाहिए। नागपुर विद्यापीठ के स्पोर्ट्स डायरेक्टर डॉक्टर सूर्यवंशी ने कहा कि खिलाड़ियों ने उनके कार्यरत स्थानों से एनओसी जमा नहीं करने की वजह से उन्हें खारिज कर दिया गया था, जबकि कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि एनओसी की आवश्यकता होगी। दरअसल कोच का पद एक संविदात्मक होता है और कभी भी इसका उल्लेख नहीं है कि यह पूर्णकालीन पद है। नायडू ने एक चयन समिति के सदस्य रामेश मानकर पर भी आपत्ति जताई। वह मूल रूप से एक बास्केटबॉल खिलाड़ी है और अपने कॉलेज में शायद ही कभी हैंडबॉल खेलते थे। अपनी समस्या व्यक्त करने के लिए नायडू आरटीएम नागपुर विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलना चाहते हैं। यदि विश्वविद्यालय पुनः चयन प्रक्रिया को लागू करना चाहता है तो उन्हें साक्षात्कार पैनल बदलना चाहिए। नायडू ने कहा कि साई केंद्र शुरू करने के पीछे मूल उद्देश्य खेलों को बढ़ावा देना और पूर्व खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करना है, जो कोच के रूप में इसमें शामिल होने के इच्छुक है। मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो, पात्रता हँडबॉलच्या आंतरराष्ट्रीय खेळाडू ज्यांनी 5-6 लोकांनी इंटरव्ह्यू दिले, त्याच्यात एनआयएस कोच आहे। पात्रतासाठी काय पाहिजे? एनआयएस पटियालामध्ये डिप्लोमा कोर्स होतो वर्षभराचा आणि तो कोर्स पास झाल्यानंतर तीच पात्रता आहे कोच व्हायची इंडियामध्ये अपॉइंटमेंटची, आणि त्याच्यात ऍडमिशनसाठी तुम्हाला 3 नॅशनल खेळावे लागतात आणि नॅशनल खेळाडू म्हणजे स्टेट खेळलेला माणूसच आंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय दर्जावरचा खेळाडूलाच ऍडमिशन मिळते आणि कोचिंगचा 1 वर्षाचा कोर्स असतो थिअरी आणि प्रॅक्टिकल, आणि तोच एक स्केल आहे, पात्रता आहे कोच म्हणून डिक्लेअर व्हायची। त्याच्यानंतर 6 वीकचा कोर्स आमच्याकडे होतो। तर मी तुम्हाला सांगतो, आज आमच्याकडे 800 कोचेस जवळपास डिप्लोमा कोर्सेस झालेले आहे आणि 8000 कोचेस हे 6 वीक डिप्लोमा कोर्स करतात, जे पीईटीज असतात। आज भारतीय खेल प्राधिकरणात फक्त 20 ते 25 खेळाडू कोचेस हँडबॉलचे राहिलेले आहेत, नवीन अपॉइंटमेंट कमी झाल्यामुळे, आणि महाराष्ट्रात एकही हँडबॉल कोच सध्या नाही आहे। त्याच्यामुळे खेलो इंडिया ही जी स्कीम तुम्हाला एक सांगतो आहे, सगळ्यात महत्वपूर्ण सांगायचं म्हणजे खेलो इंडिया स्कीमचा मेन उद्देश काय आहे? खेलो इंडिया टीमचा उद्देश आहे की पात्र ठरलेले खेळाडू त्यांचं कोचिंग रेग्युलर व्हावं आणि त्यांच्या कोचिंगमध्ये त्यांना साईचा सपोर्ट मिळावा आणि साईची फॅसिलिटीज मिळावी, आणि त्याच्यासाठी कोचेस आपल्याकडे एनआयएस कोचेस कमी आहेत, अपॉइंटमेंट नाही आहे गव्हर्नमेंटकडे, तर फॉर्मर खेळाडूंना ही संधी मिळावी आणि अपॉइंटमेंट जनरेशन ही अपॉर्च्युनिटी आहे। याच्याच खाली सगळ्यांनी अप्लाय केलं होतं। त्याच्यात आंतरराष्ट्रीय खेळाडू होते, त्याच्यात एनआयएस कोचेस होते, आणि यांचं जे म्हणणं आहे की हे पात्र ठरले नाही, एनओसी नाही दिली। एनओसीचा जो प्रश्न असतो तो परमनंट जॉबसाठी असतो, हा कोचिंगचा कॉन्ट्रॅक्च्युअल जॉब होता।
फक्त मॉर्निंग आणि इव्हिनिंग तुम्ही 2-2 तास देऊ शकता का, याच्याबद्दल विचारायचं होतं. आणि पहिली गोष्ट एनओसी ही जी व्हर्च्युअल हे झालं आहे इंटरव्ह्यू, त्याच्यामध्ये कंडिशनमध्ये मला वाटत एनओसी हा मागण्याचा काही हे होता. आणि जरी असला तरी हे लोक जे जॉब करून राहिले ते परमनंट जॉब नाही आहे. ते लोक उपयोगात येऊ शकतात का आणि ट्रेनिंग बरोबर दोन्ही सेशन देऊ शकतात का, हा एक विचारायचा होता. पण आंतरराष्ट्रीय खेळाडूला आणि डिप्लोमा होल्डर असलेल्या खेळाडूंना, आंतरराष्ट्रीय दर्जावरती मेडल मिळालेल्या खेळाडूंना अपात्र ठरवणं हे बिलकुल बरोबर नाही आहे आणि हे रूल प्रकारे झालेलं नाहीये. त्याचे दोन मेन कारण मला असे वाटतात. पहिलं कारण म्हणजे की जो सिलेक्शन कमिटीचा मेंबर होता हँडबॉलमध्ये, तो माझ्या मते 81 म्हणजे आज से 28 ते 30 वर्षापूर्वी युनिव्हर्सिटी खेळलेला होता. जीएस कॉलेजकडनं तो बास्केटबॉल खेळाडू होता. आणि मला असे वाटतात पहिलं कारण म्हणजे की जो सिलेक्शन कमिटीचा मेंबर होता हँडबॉलमध्ये, तो माझ्या मते 81 म्हणजे आज से 28 ते 30 वर्षापूर्वी युनिव्हर्सिटी खेळलेला होता. जीएस कॉलेजकडनं तो बास्केटबॉल खेळाडू होता आणि हँडबॉलच्या टीममध्ये खेळायचा. आणि एक किंवा 2 युनिव्हर्सिटी खेळलेला खेळाडू त्याला सिलेक्शन कमिटी, आणि इतक्या गॅप नंतर बनवल्यानंतर त्याला कुठल्याही स्कीमबद्दलचा नॉलेज नव्हता किंवा आज हँडबॉल किती डेव्हलप झालेला आहे, स्कीम काय आहे, त्याचा उद्देश काय आहे, त्याच्याबद्दलचा मला नाही वाटत की त्याच्या लक्षात आलं. नाहीतर त्यांनी सही कशी केली अपात्र ठरता, त्याचं काय स्वतःचं स्टँडर्ड काय आहे, जरी सिलेक्शन कमिटीमध्ये त्याला देण्यात आलं तर माझं एक मत आहे की डायरेक्टर स्पोर्ट्सनी ज्या रूलप्रमाणे जे मार्क्स दिलेले आहेत आंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय दर्जाचे, कोचेसचा एक्सपिरियन्स, हे सगळे एका स्टेटमेंटमध्ये तयार करून तुम्हाला कोचेसबद्दलची जी तुमची आहे रिझर्वेशन, जे सिलेक्शन कमिटीचे कोचेसचे पात्रता रिझर्वेशन आहे ते एका कॉलममध्ये त्याला लिहायला पाहिजे होतं. पण 100 मार्कामध्ये पात्रता एक 10 मार्काशिवाय वरची नाही आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे 50% तर फक्त तुम्ही जे खेळलेले आहे त्याच्यावरती आहे. आणि उद्देश हाच आहे की सिनियर खेळाडूंनी, चांगले नामांकित खेळाडूंनी जर कोचिंग केलं तर मुलांना मोटिवेशन होतं आणि मुलांचा रिझल्ट फार चांगला होतो. तर माझ्या मते एक कारण तर होतं की जो सिलेक्शन कमिटीचा मेंबर होता तो आमच्या मते नागपूरच्या हँडबॉल स्टँडर्डमध्ये कुठेच बसत नाही. 100 आंतरराष्ट्रीय आणि छत्रपती पुरस्कार विजेते खेळाडू नागपूरमध्ये आहेत. पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट ही आहे, याच्यात मला वाटतं की जर अॅडव्हायझरी बोर्ड, जी युनिव्हर्सिटी बोर्ड आहे, त्याच्यात डॉक्टर धनंजय वेलुकर जे आमच्याबरोबर खेळलेले आहेत, जे फॉर्मर डायरेक्टर स्पोर्ट्स होते, जेव्हा मी स्कीम आणली होती साईची तेव्हा तेच डायरेक्टर होते, त्यांना या स्कीमबद्दलचं नॉलेज आहे. त्यांना विचारण्यात नसेल आलं, बोर्डाला कन्सल्ट करण्यात आलं नाही आणि बोर्डामध्ये माझ्या माहितीप्रमाणे एक महिला आंतरराष्ट्रीय खेळाडू आहे. मग कशाला ठेवतात आंतरराष्ट्रीय खेळाडू बोर्डमध्ये, की अशा वेळेस जेव्हा 4 महिला आंतरराष्ट्रीय खेळाडू किंवा 2 नॅशनल 6 महिला खेळाडूंनी इंटरव्ह्यू दिलेलं होतं तर बोर्डाच्या एक्सपर्ट मेंबरला विचारायला पाहिजे होतं. आणि मला असं वाटतं की डायरेक्टर स्पोर्ट्स, मला माहिती नाही की अप्रुव्हल बोर्डाचं लागतं की नाही लागत, पण माझ्या माहितीप्रमाणे बोर्डाच्या 2 माणसांना, धनंजय वेळुकर आणि दुसरी जी महिला एक्सपर्ट आहे भावना, त्या दोघांना विचारायला पाहिजे होतं की जेव्हा सिलेक्टरनी अपात्रता ठरली तर या अपात्रते विषयावर त्यांच्याशी ते एक्सपर्ट होते हँडबॉलचे. मला असं वाटतं की धनंजय वेलुकर असते तर ही वेळ आली नसती आणि भावनाला जर बोलावलं असतं, जी फॉर्मर इंटरनॅशनल मेडलिस्ट आहे कॉमनवेल्थची, ती जर असती तर त्यांनी महिलांच्या आज एका मुला-मुलीला जॉब. वेतन और इतर मांगों को लेकर आशा वर्कर आक्रामक मोर्चा और आंदोलन का आयोजन. नागपुर में हुए एक पत्र परिषद में आशा वर्कर और C2 यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि आशा वर्कर्स को कम से कम 22,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाए और सरकारी कर्मचारियों का दर्जा दिया जाए. आशा एवं सामूहिक प्रवर्तक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राजेंद्र साठे ने शनिवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि सुभाष मार्ग स्थित खंडोबा देवस्थान से जिला कलेक्टर कार्यालय तक सुबह 11 बजे मोर्चा निकाला जाएगा. केंद्र सरकार ने कोरोना काल में पिछले 3 महीने की सेवा के लिए अतिरिक्त 1,000 रुपये का भुगतान किया था. मांग की गई थी कि राज्य सरकार भी इतनी ही राशि का भुगतान करे. वर्तमान में आशा कार्यकर्ता को मानदेय के रूप में मात्र 1,650 रुपये मिलते हैं. इसी मानदेय में परिवार चलाना. इसके बाद भी आशा कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में महत्वपूर्ण कार्य किए. वे 8 घंटे काम करती है.
केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि आशा वर्कर को न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। इसलिए 15 जून से शुरू हुए आंदोलन को तेज करने का फैसला लिया गया है। मंगलवार को विधानसभा चौक पर थाली बजाओ आंदोलन होगा। चूंकि राज्य सरकार के पास पैसे नहीं है, इसलिए आशा स्वयंसेवक बनकर इस बार भीख मांगेंगी। साठे ने कहा कि एकत्रित धन राज्य सरकार को भेजा जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रीति मेश्राम, रंजना पौनीकर, कंचन बोरकर मौजूद रही। आशा और गठबंधन कर्मचारी यूनियन की ओर से 15 तारीख से महाराष्ट्र के हर जिले में, हर तालुका में, हर कस्बे में शासकीय कर्मचारियों का दर्जा मिले, इस मांग के लिए आशा वर्कर और गट प्रवर्तक ये आंदोलन कर रही है। 1.5 साल से कोरोना का काम करने वाली आशा वर्कर और गट प्रवर्तक इन्हें शासन की ओर से कुछ भी न देते हुए इनसे 8-8 घंटे जबरदस्ती से इनके ऊपर दबाव बना के काम किया जा रहा है। जब मांगने की बात आई तो सरकार बोलती है कि हमारे पास में पैसा नहीं है। ऐसी स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे इन्हें 31 मई को महाराष्ट्र आशा गट प्रवर्तक कृति समिति की ओर से एक नोटिस दिया गया है, जल्द से जल्द आप फैसला ले, वरना हम 15 जून से स्ट्राइक पे जा रहे हैं। उन्होंने कोई रास्ता निकाला नहीं। 15 तारीख से आशा वर्कर स्ट्राइक पे है और आज 19 तारीख है। कल 20 तारीख छुट्टी का दिन रखा गया है। आज आखिरी दिन था हमारा हफ्ते का, यानी 5वां दिन, लेकिन रास्ता निकलते नहीं देख सोमवार से यानी 21 तारीख से आंदोलन की तीव्रता बढ़ने जा रही है। इसीलिए आंदोलन किस विषय में है? हमारा जो आंदोलन का जो विषय जो है, आप कोरोना काल से लेकर, कोरोना के काम से लेकर तो जो बाकी काम जो आशा वर्कर और गट प्रवर्तक से जो ले रहे हैं और दबाव तंत्र का इस्तेमाल करते हुए, कुछ भी ना देते हुए, कम से कम मुआवजा देते हुए आप जो 8-8 घंटे काम ले रहे हो, सरकारी कर्मचारी जो है जिन्हें 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए की जो तनख्वाह मिलती है, आज वो घर में बैठे हुए तनख्वाह मिल रही है, लेकिन रास्ते में उतर के लोगों के गुस्से का सामना करते हुए हमारी आशा बहनें जो है, हमारी गट प्रवर्तक बहनें हैं, ये जो काम कर रही है, तो इन्हें सरकारी कर्मचारियों का दर्जा मिले। इसमें आशा वर्कर को 18,000 और गट प्रवर्तक को 21,000 रुपए तनख्वाह मिले। इसी मांग के लिए हम 15 तारीख से स्ट्राइक पे हैं। अभी तक रास्ता न निकालने की वजह से 21 तारीख से तीव्रता बढ़ने वाली है। इसमें नागपुर में हम 21 तारीख को एक विशाल मोर्चा करने जा रहे हैं, जो जिला परिषद और महानगर पालिका के ऊपर जाएगा, और इसी किस्म से पूरे महाराष्ट्र के अंदर में हर जिले में मोर्चे होने वाले हैं। मांगे पूरी नहीं होने पे आप लोगों का आगे की कार्रवाई क्या रहेगी? मांगे अगर पूरी नहीं होने पे काम तो भी पूरे महाराष्ट्र में बंद है। आशा वर्कर और गट प्रवर्तक का सरकार को तकलीफ हो रही है, लेकिन सरकार बोल नहीं रही कि हमें तकलीफ हो रही है करके, लेकिन दबाव तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है आशा वर्कर और गट प्रवर्तक के ऊपर में। और आशा वर्कर गट प्रवर्तक ना मानने की वजह से दबाव आंगनबाड़ी कर्मचारियों के ऊपर बढ़ाया जा रहा है। उन्हें आशा वर्कर के काम करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसीलिए आंगनबाड़ी कर्मचारी कृति समिति ने भी ये भूमिका रखी है कि हमारा काम हेल्थ डिपार्टमेंट का नहीं है, हमारा काम है महिला बाल विकास विभाग का। हम हेल्थ डिपार्टमेंट का काम यानी आशा वर्कर का काम नहीं करेंगे। हम आशा वर्कर के स्ट्राइक को समर्थन करते हैं। इसीलिए सोमवार को होने वाले मोर्चे में आंगनबाड़ी कर्मचारी खुद शामिल होने की उन्होंने इच्छा दर्शाई है। और आशा वर्कर गट प्रवर्तक ना मानने की वजह से दबाव आंगनबाड़ी कर्मचारियों के ऊपर बढ़ाया जा रहा है। उन्हें आशा वर्कर के काम करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसीलिए आंगनबाड़ी कर्मचारी कृति समिति ने भी ये भूमिका रखी है कि हमारा काम हेल्थ डिपार्टमेंट का नहीं है, हमारा काम है
महिला बाल विकास विभाग का, हम हेल्थ डिपार्टमेंट का काम यानी आशा वर्कर का काम नहीं करेंगे। हम आशा वर्कर के स्ट्राइक को समर्थन करते हैं। इसीलिए सोमवार को होने वाले मोर्चे में आंगनबाड़ी कर्मचारी खुद शामिल होने की उन्होंने इच्छा दर्शाई है। मंत्रिमंडल की बैठक में जल्द से जल्द पेश किए जाए संशोधित इलेक्ट्रिक वाहन नीति का मसौदा, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सुझाव दिया है कि वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल में तेजी लानी जानी चाहिए। बैठक में परिवहन मंत्री अनिल परब, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री आदित्य ठाकरे, राज्य मंत्री संजय बंसोड़, परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आशीष कुमार सिंह, संशोधित नीति तय करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष, अतिरिक्त प्रमुख उपस्थित थे। उद्योग विभाग के सचिव बलदेव सिंह, प्रमुख सचिव शहरी विकास भूषण गगरानी, मुख्य सचिव महेश पाठक, मुख्य सचिव पर्यावरण मनीषा महस्कर, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव विकास खड़गे, महाराष्ट्र नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष सुधीर श्रीवास्तव और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि संशोधित नीति बनाते समय इस बात पर विचार करना जरूरी है कि शहरी ग्रामीण क्षेत्र में इस नीति को प्रभावी ढंग से कैसे लागू किया जाए। इन वाहनों के लिए आवश्यक चार्ज स्टेशन कहाँ और किस तरीके से स्थापित किए जाने चाहिए। आवश्यक बुनियादी ढांचे के लिए एक योजना तैयार की जानी चाहिए। मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि शहरी क्षेत्र में हाउसिंग सोसाइटी में चार्ज स्टेशन स्थापित करने पर विचार किया जाना चाहिए। पर्यावरण विभाग के 22 दिसंबर 2020 को पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक संशोधित नीति पर निर्णय लेने के लिए एक समिति का गठन किया है। यह समिति सभी संबंधित विभागों के परामर्श से मसौदा तैयार कर रही है।